Hi everyone, good afternoon. So, guys, okay, we have 14 participants now. So, I think I should start without wasting more time. Just to give you the overview of what we have discussed until yesterday or until last class is that we were discussing net present value method and we had covered net present value methods steps और हमने फॉर्मूला पढ़ लिया था. अब हमको ये एक एग्जांपल मैंने उस पर्टिकुलर मेथड को समझाने के लिए एक हमने इलस्ट्रेशन लेना था और उस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन की जो वैल्यूज हैं इसको हमें इस फॉर्मूले में पुट करके कुछ कैलकुलेशन करके दिखाना था कि वेदर which project is better. So we are taking an example of two projects which have got different investments. तो NPV का देखिए इन्वेस्टमेंट हम डिफरेंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. मशीन ए या प्रोजेक्ट ए में हमने 40,000 का इन्वेस्टमेंट किया है और मशीन बी में हमने 50,000 का इन्वेस्टमेंट. आई होप मेरे स्क्रीन सबको दिख रहा है. इसको और ज़्यादा मैक्सिमाइज करने की ज़रूरत है. अभी क्लियर दिख रहा है सबको. सो ये दो प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें 5 इयर्स में कितना कितना हमें रिटर्न्स मिल रहा है. एनुअल रिटर्न्स वो हमें दिख रहा है कि 12,000, 18,000, 7,504. These are the annual returns or the profits we are earning by investing 40K in machine 1 and 50B in machine B. 50,000 in machine B. हमें ये different returns मिल रहे हैं. 25,000 until 4,000 5 years में. और हम एग्जाम्पल में ये भी कंसिडर कर रहे हैं कि इसमें हमें डिस्काउंट रेट फॉर श्योर लेना होता है. तो डिस्काउंट रेट जो है वो हम 10% ले रहे हैं. डिस्काउंट रेट 10% का क्या मतलब, वो कोई बता सकता है? 10% डिस्काउंट रेट का मतलब है इस मेथड में हमने ये भी अभी स्टडी किया है ऊपर स्टेप्स इन्वॉल्व कि हम डिस्काउंट रेट को डिटरमाइन करेंगे. वो रेट होगा जिसमें कि हम ये अज्यूम करेंगे कि इतने परसेंटेज से मनी अपना वैल्यू लूज करेगा. यानी कि अगर फर्स्ट ईयर में 12,000 है तो सेकेंड ईयर में 12,000 कितना होगा, या सेकेंड ईयर में अगर 18,000 है तो सेकेंड ईयर में 18,000 की वैल्यू कितनी होगी आज के टाइम के हिसाब से. सेकेंड ईयर में तो हमको 2 साल बाद रिटर्न मिलेगा. फर्स्ट ईयर वाला रिटर्न भी 1 साल के बाद मिलेगा. लेकिन आज क्या इसकी वैल्यू है वो हमें वैल्यू कंसिडर करना है. तो वी आर अज्यूमिंग कि हम इसकी वैल्यू को जो भी हम रिटर्न अर्न करेंगे उसकी वैल्यू को हम 10% समझ रहे हैं कि अपना डिस्काउंट करके हम वैल्यू लेंगे उस पर्टिकुलर रिटर्न का. सो दैट इट इज कैलकुलेटेड इन नेट प्रेजेंट वैल्यू, जो इस मेथड का नाम ही है नेट प्रेजेंट वैल्यू. सो दैट वी कैन कंसिडर ऑल द फ्यूचर annual returns which we will receive by investing in any project. वो हम नेट प्रेजेंट वैल्यू आज की निकाल के तब हम कैलकुलेट करें whether it is beneficial or not. तो एनपीवी का फॉर्मूला ये होगा, जो भी कैश इनफ्लोज आ रहे हैं 1 2 3 4
तो इसमें हमारे पास 5 हैं, कैश इनफ्लोज 5 है हमारे इस पर्टिकुलर साइड में। 5 साल का हमने दिखाया है, 12 से लेकर 4 और उधर 25,000 से लेकर 4,000 तक। तो हम ये सारे वैल्यूज़ को पहले डिवाइड करके 1 + 0.1 इज इक्वल टू, ये 0.1 जो है 10% है, 10%। और रेस्ट टू द पावर हम बढ़ाते जा रहे हैं आगे, 3 है 4th ईयर 5th ईयर, और अगर आगे भी होते 2-4 साल तो उसको एज इट इज हम आगे बढ़ाते जाते हैं, और रेस्ट टू द पावर भी नंबर ऑफ ईयर के हिसाब से बढ़ाते जाते हैं। 5 की जगह 6 7 8 9 हो जाता। माइनस करेंगे हम C0 इज अवर इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो, दैट इज CO बेसिकली, आउटफ्लो है वो जो हमने आउटफ्लो यानी कि जो हमने इन्वेस्टमेंट किया, बेसिकली जो हमने इन्वेस्टमेंट किया ये 40,000 और 50,000। अभी हम मशीन ए का कैलकुलेट कर रहे हैं। मशीन ए में हमें 12 से लेकर 4,000 जो टोटल अमाउंट है वो सारा अमाउंट को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने के बाद आ रहा है 36,953। हमने इन्वेस्टमेंट कितना करा है 40,000, यानी कि इन्वेस्टमेंट हमने ज़्यादा करा है और रिटर्न्स हमको कम मिल रहे हैं। तो हमारा बेनिफिट माइनस में चला गया, यानी कि हमको लॉस हो गया। -3057 हमें जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है, ये जो फर्स्ट मशीनरी है, नेट प्रेजेंट वैल्यू हमको ये बता रहा है कि अगर तुम इसको 10% के डिस्काउंट रेट से लेकर चलोगे कि मनी अपना वैल्यू लूज करता है, तो हमें मशीन ए में नुकसान है। अब हम मशीन बी का देखते हैं, जो भी 50,000 इन्वेस्टमेंट करके हमें 25,000, 18, 12, 4 ये इसने हमें बेनिफिट दिया। तो इसी फॉर्मूले में अगर हम ये पुट करते हैं 25,000 अपॉन में 1 + 0.1, रेज़ टू द पावर 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता, रेज़ टू द पावर 2, 3, 4, 5 जितने भी ईयर्स है 5 ईयर्स ही हमने लिए। तो टोटल वैल्यूज इन पांचों एनुअल इनफ्लोज की आ गई है 51,835 टोटल करके। अगर हम एक्चुअल वैल्यूज को टोटल करें 25, 18, 12, 4, 4, तो वो सम बहुत ज़्यादा होगा देन दैट ऑफ 51,000। बट क्योंकि हम टाइम वैल्यू को भी कंसिडर कर रहे हैं इसमें, और टाइम वैल्यू के हिसाब से हम कम कर रहे हैं अमाउंट को, 25,000 की वैल्यू 22,000 रह जाएगी, 28,000 की वैल्यू 18,000 की वैल्यू 14,000 रह जाएगी। हम इस तरीके से अज्यूम कर रहे हैं। तो हमारे पास टोटल एनुअल अर्निंग्स जो होती हैं एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स अर्न करने से, वो 51,835 होगी, और हमने इन्वेस्टमेंट किया 50,000 का, तो हमें 1,800 रुपये इसमें दिखा रहा है कि ये बेनिफिट है। ये फिगर्स बहुत छोटे हैं ऐसे ही एक एग्जांपल लेने के लिए, बट कंपनीज इन फिगर्स को इस तरीके से ही कंसिडर करती हैं, बट इसको मिलियंस, बिलियंस या जिस जैसे भी टर्नओवर कंपनी का होता है, थाउजेंड्स, लैक्स, व्हाटएवर, उसमें कंसिडर करके और कैलकुलेशंस करती है। तो अब जो हमारा प्रोजेक्ट बी हुआ एनपीवी मेथड से, अब हम ये देख सकते हैं कि इस एग्जांपल पे हमने दोनों ही जो हमारे एग्जांपल्स हैं या मशीन्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें हमने 10% ही लिया है, दोनों में सेम डिस्काउंट रेट लिया है, और इन्वेस्टमेंट्स अलग अलग लेकर हमने रिटर्न्स अलग अलग लेकर ये प्रूव कर लिया है कैलकुलेशन के बाद। मशीन ए ने हमको लॉस दिया, यानी कि -3057 दिया, और मशीन बी ने हमको पॉजिटिव वैल्यू दिया। तो मशीन बी हमें हमारे लिए बेस्ट है, या प्रोजेक्ट बी हमारे लिए बेटर है टू इन्वेस्ट, एंड मशीन ए इज नो एनी हाउ नॉट बेटर। अगर एक प्रोजेक्ट भी हमारे पास सिर्फ ऑप्शन में रहता इन्वेस्टमेंट के लिए, मशीन ए, एंड you were the finance manager to take a decision whether to go with that investment or not, so your decision should have been कि नहीं, net present value अगर हम फॉलो कर रहे हैं, हम डिस्काउंटिंग रेट 10% ले रहे हैं, जो कि हमने एनालिसिस करने के बाद ही एनालाइज किया रखा होगा कि 10% रखेंगे, लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ टाइम थ्रू टाइम, लॉस वैल्यू ऑफ मनी। तो हमें ये रिकमेंड कंपनी को नहीं करना है कि मशीन ए में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बिकॉज इट विल एनी हाउ गिव अस द लॉस। ठीक है, ये एक और इलस्ट्रेशन है। 70,000 इसमें आप ले लीजिए, 60,000 इसमें आप ले लीजिए, फिर आप एग्जाम्पल उसी पर्टिकुलर फॉर्मूले को में वैल्यूज पुट करके दिखा सकते हैं। आप यहाँ पर चाहें तो डिस्काउंट रेट दूसरा भी ले सकते हैं, 10% की जगह कोई और डिस्काउंट रेट ले सकते हैं। एक और ये भी इलस्ट्रेशन है, ये एग्जाम्पल्स में नहीं ऐसे ही डाल दिए थे कि आप उसमें दिखा सकें कि प्रोजेक्ट एक्स वाई का कौन सा बेटर है। ये स्क्रैप वैल्यू के साथ है, ये विदाउट स्क्रैप वैल्यू के साथ है। कि दो हम ऐसे चीज़ें भी इलस्ट्रेशन दिखा रहे हैं कि अगर हमें कोई प्रोजेक्ट एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द यूज, या एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ, से आफ्टर 5 ईयर्स व्हाटएवर ईयर्स, वो हमको कुछ स्क्रैप वैल्यू भी एज बेनिफिट देता है। स्क्रैप वैल्यू में आने आपको एक्सप्लेन कर दिया है पहले ही, नहीं आपको अगर ध्यान है तो स्क्रैप वैल्यू वो चीज़ होती है, इसमें यहाँ पे आ रहा है ना 1,000, 2,000। स्क्रैप वैल्यू ये हुआ कि जब 5 साल के बाद वो मशीनरी बिल्कुल स्क्रैप हो गई, काम नहीं कर रही है जिस काम के लिए वो थी,
तो उसको हमने जो भी है स्क्रैप में बेच दिया, अगर तो स्क्रैप से हमें जो भी वैल्यू मिलता है दैट इज मैम यस। मैम आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है और पीछे से लाइक हवा की आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। इज इट बेटर आरजू? बेटर नाउ? यस मैम, यस मैम। ओके, थैंक यू बताने के लिए। तो अभी क्लियर हो गया आपको ये कि एनपीवी जो है हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू, दिस इज कि हम किसी भी दो प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करके बेटर भी निकाल सकते हैं कि कौन सा बेटर है। और अगर सिर्फ एक ही ऑप्शन है हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए, तो अगर वो पॉजिटिव वैल्यू हमको दे रहा है, कुछ भी पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, तो हमारे लिए वो थोड़ा सा बेनिफिटेड है। जितना वैल्यू हायर जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू जितना हायर जाएगा, उतना ज़्यादा एक प्रोजेक्ट हमको बेनिफिट दे रहा है थ्रू नेट प्रेजेंट वैल्यू। आप देखिए नेट प्रेजेंट वैल्यू के मैंने आपको 2, 3, 4 इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल इसलिए दिए क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है और सबसे ज़्यादा यूज भी, वाइडली यूज भी आज के टाइम में इसी को करती हैं ऑर्गेनाइजेशंस। अगर किसी इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल बजटिंग के लिए या इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए जो भी यूज़ होता है मेथड, वो सबसे ज़्यादा वाइडली यूज यही मेथड है प्रैक्टिकल टर्म्स में। सो हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी अभी देख लेते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड की। इट इज़ दैट इट कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर कर रहा है ये, तभी हमने डिस्काउंट रेट लिया है 10% इसमें या जो भी है। हम फ्यूचर कैश इनफ्लो जो हमारे पास आने वाले हैं, हम आज के टाइम में ही उनका प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करके, कन्वर्ट करके, तब हम उस बेनिफिट को ले रहे हैं। ना कि फ्यूचर में अगर 20,000 हो रहा है तो हमने उसको 20,000 एज इट इज ना लेकर 20 का अगर वो वैल्यू आज के टाइम के हिसाब से 15 है तो हम उसको 15 कंसिडर करके ही वैल्यू निकालें, तो एक्चुअल बेनिफिट हमको दे रहा है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड। इतना क्लियरली फ्यूचर कैश इनफ्लोज को कन्वर्ट करके, एनुअल सारी कैश इनफ्लोज को टोटल करके, कोई भी और मेथड इतना क्लियर नहीं देता है हमें वैल्यू जितना ये मेथड दे रहा है। It also considers the entire life cash inflows. अच्छा, there are 2-3 advantages जो कि आप सभी में डाल सकते हैं जो मेथड्स हैं आपके मॉडर्न वाले, जैसे कि एक ये लाइफ कैश इनफ्लोज, एंटायर लाइफ कैश इनफ्लोज, तीनों मॉडर्न टेक्निक्स जो हमारी दो और बनेंगी वो भी कंसिडर करती हैं, ये भी कर रहा है। लेकिन जो ट्रेडिशनल हम पहले ऑलरेडी दो पढ़ चुके हैं, पीबीपी, पेबैक पीरियड, और एआरआर, एवरेज वाला, वो दोनों एंटायर लाइफ जो प्रोजेक्ट का है वो कैश इनफ्लोज को नहीं कंसिडर करता, सब पूरी को नहीं करता। मतलब ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज द ओनर्स वेल्थ, वेल्थ या प्रॉफिट। ओनर मतलब द बिजनेसमैन और द ओनर ऑफ द कंपनी, और बेसिकली द बिजनेस। वी टॉकिंग ओनर्स वेल्थ मतलब वी टॉकिंग अबाउट द बिजनेस, दैट वी इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज द ओनर्स प्रॉफिट। कैन बी एस्टिमेटेड एंड कंपेयर टू टेक अ डिसीजन, डिसीजन एक डिसीजन कोई भी लेने के लिए या फिर कंपेयर करने के लिए भी इस मेथड को हम यूज कर सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट है तो भी हम इस मेथड से, नॉट सिंपल, इस मेथड से हम एस्टिमेट भी लगा सकते हैं वेदर इट इज हेल्पफुल और नॉट, या अगर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं तो भी कंपेयर कर सकते हैं। कुछ मेथड ऐसे हैं जिसमें कि हमें कंपैरिजन करने के बाद ही पता चलेगा कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है या नहीं है। जैसे पीबीपी है, उसमें हमें पे बैक पीरियड मेथड तो मिल गया, लेकिन 2-3 अगर नहीं होंगे तो पता नहीं चलेगा कौन सा बेटर है। लेकिन इसमें अगर एक भी है, एनपीवी में अगर एक भी है, तो हमें अगर वो माइनस वैल्यू दे रहा है तो वी विल नॉट गो फॉर इट। ये हमें एक मतलब मेथड एक प्रोजेक्ट को भी बता रहा है और कंपैरिजन करने का भी डिसीजन लेने के लिए हेल्प करता है बेस्ड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी। दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। नाउ विल कवर डिसएडवांटेजेस। Disadvantages of this net present value method is that computation is difficult, क्योंकि थोड़ा सा इसमें आप देखिए टेक्निकल फॉर्मूला है, कैलकुलेशंस थोड़ा ज़्यादा है इसमें, और ऑल्दो है तो बेसिक ही मैथमेटिकल कैलकुलेशन, बट इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस मेथड्स व्हिच वी स्टडीड ऑलरेडी इन ट्रेडिशनल मेथड्स, उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफिकल्ट फॉर्मूला है। सो इसका एक डिसएडवांटेज है कि इसका कंप्यूटेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आप लोग प्लीज़ कैलकुलेटर्स एंड एवरीथिंग, मैंने शायद पहले भी बताया होगा, कैरी करिएगा अपने एग्जाम्स में भी, सो दैट, हालांकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है कैलकुलेशन, बट फिर भी जितना भी आपका टाइम 5 मिनट भी अगर सेव होता है इक्वेशन को सॉल्व करने में कैलकुलेटर की वजह से, तो आप वो सेव कर पाएंगे। तो आप सिंपल कैलकुलेटर्स प्लीज़ कैरी करिएगा। दूसरे जो डिजिटली अदर कैलकुलेटर्स होते हैं वो अलाउड नहीं होंगे आपके एग्जाम्स में, बट सिंपल कैलकुलेशन के लिए सिंपल कैलकुलेटर्स विल बी अलाउड आई थिंक इन एग्जाम। सो इन ऑर्डर टू, बिकॉज दिस इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और
आपके सब्जेक्ट में इसको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली दिखाने की भी ज़रूरत है, और कोशिश करिएगा कि सारे मेथड्स में अगर आप इलस्ट्रेशन के साथ एक एग्जाम्पल के साथ थोड़ा कैलकुलेशन करके इसको अगर दिखा दें तो इट विल बी लाइक इट विल बी बेटर स्कोरिंग फॉर यू गाइस। एंड इसका दूसरा डिसएडवांटेज ये है, कंपटीशन डिफरेंट डिफिकल्ट है, एक तो ये हो गया। दूसरा है इट इज़ नॉट इजी टू अप्रोप्रिएट एंड डिटरमाइन अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट। जैसे हमने 10% अज्यूम किया था कि हमने इस लिस्ट में कि हम ये समझ रहे हैं कि 10% वैल्यू से रिड्यूस होगा, वैल्यू रिड्यूस होगा टाइम के हिसाब से मनी का। तो ये एक्चुअली में ये पर्टिकुलर डिस्काउंट रेट को डिटरमाइन करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, एंड जो हम डिटरमाइन करते भी हैं दैट इज़ नॉट वेरी अप्रोप्रिएट ऑल्सो। जो हमने कर दिया वो भी मोर और लेस आसपास ही होगा, एग्जैक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि अगले साल में कितना हमारा रुपये का वैल्यू कम होगा, या अदरवाइज विद इन दी कंट्री ही, अगर हम रुपये का वैल्यू ना भी देखें, विद इन दी कंट्री ही हमारी करेंसी अदरवाइज इन कंपैरिजन टू अदर लास्ट ईयर्स एक्सपेंसेस या परचेजिंग पावर कितना मनी लूज करेगी, या सेम अमाउंट से लूज करेगी नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर, या कंसेक्यूटिव 10 साल का अगर प्रोजेक्ट हमने देख रहे हैं हम और उसके एनुअल रिटर्न्स देख रहे हैं, तो क्या 10 ईयर्स तक सेम अमाउंट से डिस्काउंट होगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है, ज़रूरी नहीं है ऐसा प्रैक्टिकल टर्म्स में अगर हम देखें। But in order to have somewhere some idea, to get some idea, हमें कुछ ना कुछ एक रखना पड़ता है डिस्काउंटर, जो किसी एनालिसिस के ऊपर ही बेस करता है। फाइनेंशियल मैनेजर कुछ ना कुछ पिछला रिकॉर्ड देखेगा, पिछला मार्केट स्टडी करेगा 2 4 5 साल का, और देखेगा कि 5 साल पहले क्या वैल्यू था मार्केट का, मार्केट में पैसे का, और अब क्या है रुपये का वैल्यू, उसके हिसाब से ही वो डिटरमाइन करेगा वो डिस्काउंटर। बट इट इज़ नॉट वेरी इजी ऑल्सो, प्लस अप्रोप्रिएट बिल्कुल नहीं होगा, मतलब 100% अप्रोप्रिएट नहीं होगा, सम हाउ रिलेटेड होगा। सो दिस इज ऑल्सो एन डिसएडवांटेज ऑफ एनपीवी। अगर हम कोशिश करके इसको डिस्काउंट रेट को बेस्ट मैच में लेके आ पाते हैं, कि नियरेस्ट लेके आ सकते हैं, तो हमारे लिए बहुत अच्छा है डिटरमाइन करना किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वेदर द प्रोजेक्ट वुड बी फाइन और नॉट फॉर अस, मतलब बेनिफिशियल वुड बी बेनिफिशियल फॉर अस और नॉट। डिफिकल्टी टू एस्टिमेट कैश इनफ्लोज ड्यू टू अनसर्टेनिटी। अब इसमें ये है कि नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज कैश इनफ्लोज जाएंगे, तो ये डिफिकल्टी जो है ये ऑलमोस्ट हर ही प्रोजेक्ट में हमारे लिए एक डिसएडवांटेज है बेसिकली, क्योंकि जब भी हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो हम एक एस्टिमेट ही लगा सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में इनफ्लोज कितना होगा एक्चुअल में जो हम आज कंसिडर कर रहे हैं वो होगा या नहीं होगा, इट डिपेंड्स व्हेन वी एक्चुअली डू दैट। जैसे होता है ना बहुत बारी कि हम सोचते हैं, अपना ही एग्जांपल अगर ले लेते हैं कि हम सब कुछ बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं, ऑल दी सिलेबस टॉपिक एंड एवरीथिंग इज कवर्ड, जैसे होता है हमारा कि हमें सब कुछ कवर कर लिया, बट स्टिल वी डू नॉट नो, वी आर वेरी मच होपफुल कि हमने सब कवर किया तो हमारा एग्जाम बहुत अच्छा होगा, बट वी आर नॉट श्योर अबाउट व्हाट एक्चुअली विल हैपन इन फ्यूचर। सो जब एक्चुअल में पेपर आएगा तब वी विल अंडरस्टैंड एंड वी विल हैव दैट आइडिया। सो सेम इज दिस थिंग हियर कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द कैश इनफ्लोज ड्यू टू अनसर्टेनिटी, मतलब फ्यूचर विल ऑलवेज बी अनसर्टेन, हमें अपनी लाइफ में भी कुछ नहीं पता कल क्या होगा। सेम इज द केस विद द बिजनेस ऑल्सो, हमें बिजनेस भी लाइफ का नहीं पता कि कल को क्या होगा। वी कैन ओनली एस्टिमेट कि दिस इज व्हाट आवर प्लान इज एंड वी आर गोइंग टू गो विद दैट प्लान। कल हम ये करेंगे, परसों हम ये करेंगे, आज हमने इतना कर लिया, या नेक्स्ट ईयर हम ये करेंगे, बट इट इज ओनली एस्टिमेटेड। सो कैश इनफ्लोज को एस्टिमेट करना इज अ डिफिकल्ट थिंग फॉर अस ड्यू टू अनसर्टेनिटी और ड्यू टू अनसर्टेन नेचर ऑफ द फ्यूचर। ये आप डाल सकते हैं। ठीक है, एनपीवी क्लियर हो गया। मैंने एनपीवी पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा इसलिए भी दिया है बिकॉज इट इज यू शुड अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर मेथड इन अ proper way. Now next is this is profitability index method. Give me a minute.
Okay, I'm sorry for the interruption. सो नेक्स्ट इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड. ये सेकंड मेथड है हमारी मॉडर्न टेक्निक्स का या मॉडर्न मेथड्स का सेकंड टेक्निक है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड. इसमें हम जो भी कुछ हमें आउटपुट मिल रहा है दैट विल बी कमिंग इन द फॉर्म ऑफ रेशो. हम कंसिडर करते हैं कि किस किस रेशो में हमने कॉस्ट को लगाया, मतलब कितना पैसा हमने इन्वेस्टमेंट लगाया और उसकी कितनी रेशो में हमें बेनिफिट हो रहा है. So profitability index is basically an index that attempts to identify the relationship between the costs and the benefits of any project in which we are going to make the investment. ठीक है, through the use of the ratio. So it is also got very simple formula. बहुत simple सा इसका formula है जिसमें कि हम we can put the values and we can just divide it and bring some value, and that value will be either one or more than one or less than one. There can be three situations only. इस मेथड के दो तीन नाम और भी हैं. अगेन पहला तो मैंने ऊपर ही लिख दिया है ये स्लैश करके, बेनिफिट कॉस्ट रेशो. जिस भी मेथड में रेशो नाम आ रहा है ना वो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड है, समझ लीजिएगा. बेनिफिट कॉस्ट रेशो नाम है या प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट रेशो नाम है या वैल्यू इन्वेस्टमेंट रेशो नाम है. जिस भी नेम में अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कोई भी नेम रेशो के नाम से आ रहा है, सो दैट विल बी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. हम वहाँ पर उसकी बात कर रहे हैं. ठीक है, इजी टू रिमेंबर हो गया. PIR, VIR, PI, everything is its name. Different names we address, or different experts have given different names to this particular method. This is also a modern technique. Modern technique है जो कुछ companies करती हैं follow, but NPV ज़्यादातर companies follow करती हैं. तो PI क्या हो गया? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज इक्वल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. जब हम प्रेजेंट वैल्यू बोल रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू का मतलब है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर हो रहा है. प्रेजेंट वैल्यू यानी कि आज जो वैल्यू है मनी का, हमने इनफ्लोज और आउटफ्लोज फ्यूचर में आएंगे, अभी हमने इन्वेस्ट तो किया ही नहीं है क्योंकि हम तो सिर्फ एनालाइज कर रहे हैं कि हमें प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना भी है कि नहीं करना है. तो प्रेजेंट वैल्यू हम ले रहे हैं का मतलब डिस्काउंट रेट फॉर श्योर आएगा. जैसे एनपीवी में भी आ रहा था, हमने 10% लिया तो यहाँ पर हम 5% लेना चाहते हैं, 12% लेना चाहते हैं. जो भी मार्केट एनालिसिस से हमारा आउटपुट निकल के आता है कि हम इतने परसेंट का डिस्काउंट रेट लेंगे, बट प्रेजेंट वैल्यू लेंगे. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द कैश इनफ्लोज विच वी हैव एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द कैश आउटफ्लोज विच वी विल मेक. आउटफ्लो जनरली एक ही होता है वैसे, क्योंकि वन टाइम इन्वेस्टमेंट ही होता है लॉन्ग टर्म एसेट्स को बाय करने में या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में एक ही बार आउटफ्लो होता है. इनफ्लोज बहुत बार होता है. इनफ्लोज आर द एनुअल अर्निंग्स जो हर साल हमें हो रही है. तो पीआई अगर हम इस पर्टिकुलर चीज को इनफ्लो को डिवाइड करेंगे आउटफ्लो से टोटल, तो या तो हमको वो वन एग्जैक्टली इक्वल दे देगा. एग्जैक्टली इक्वल देने का मतलब बहुत मतलब रेयर केस होता है कि एग्जैक्टली सेम दे, कि जितना सपोज हमने 50,000 की कोई मशीनरी खरीदी है और वो हर साल हमको कुछ अर्न करके दे रही है, तो इट इज़ वेरी रेयर चांस कि वो एग्जैक्टली नंबर ऑफ ईयर्स जितने हमने इन्वेस्ट करने का सोचा था उतने सालों में हमें वो उतना ही रिटर्न एग्जैक्टली दे दे. बट अगर वन भी दे रही है वो, तो भी इट इज़ एक्सेप्टेबल. क्यों? क्योंकि हमने डिस्काउंट रेट भी कंसिडर करा है. अगर हम डिस्काउंट रेट कंसिडर नहीं करते तो पीआई हमको फॉर श्योर वैल्यू ग्रेटर देन वन ही देता. जैसे कि 50,000 हमने इन्वेस्ट किया फॉर एग्जांपल, दैट विल बी आउटफ्लो जो हम नीचे रखेंगे यहाँ पे. और अब हमको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो में सपोज 10,000, 20,000, 30,000, 5,000 इस तरह से करके इनफ्लोज हर साल का आया, तो हमने उनको टोटल करके कैश इनफ्लोज में रख दिया, तो वो शायद प्लस वन ही जाता या ग्रेटर देन वन ही जाता. बट क्योंकि हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश में जो इनफ्लोज है वो फिर ऑब्वियसली कम हो जाएगा, और बहुत कम हो जाएगा. एक्चुअल इनफ्लोज तो ज़्यादा होंगी बट हम उसको दिखाएंगे कम कैलकुलेशन में. तो इस वजह से अगर पी आई इक्वल टू भी होता है तो भी हम उसको एक्सेप्टेबल समझ लेते हैं, दैट इट विल समहाउ बी गिविंग अस दी somehow it will give us the benefit. But if it is greater than one, then it is highly acceptable. फिर तो हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट होने वाला है. लेकिन अगर पी आई लेस देन वन होगा तो रिजेक्ट करना चाहिए. क्यों? लेस देन वन कब आएगा, किस सिचुएशन में लेस देन वन आएगा? क्योंकि जब इनफ्लोज ज़्यादा हो जाएंगी, इनफ्लोज यानी कि जो हमारा कैश कैश इनफ्लोज जो है वो हमारी जब कम हो जाएंगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज जो हम ऊपर वैल्यू रखेंगे जब वो हमारी कम हो जाएगी, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो जो हमारा है जो इन्वेस्टमेंट किया वो ज़्यादा है,
तब यहाँ पर जो है वो वैल्यू जो है लेस देन 1 आएगा। इसको आप कोई भी फिगर को डालकर ऊपर और नीचे आप अगर कैलकुलेशन करके डिवाइड करके देखेंगे तो इट विल समहाउ गिव यू ईदर ऑफ दीज थ्री सिचुएशंस। तो अगर वो लेस देन 1 आ रहा है यानी कि लेस देन 1 क्या हो सकता है 0.1, 0.8, 0.9, 0. whatever लेस देन 1 वैल्यू, तो हम उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थ्रू दिस मेथड। जैसे कि आप ये समझ लीजिए ये C0, C1, C2, C3 ये सब कैश इनफ्लो समझ लीजिए आप कि पहले साल में तो हमने कैश इनफ्लोज हुआ लेकिन लॉस ही हो गया। पहले साल में कोई लॉस मतलब लॉस हुआ, हमको कुछ नहीं आया। C1 फिर हमारा नेक्स्ट ईयर में हमको इतने प्रॉफिट हुआ। C2, C3 ये सब कैश इनफ्लोज है। और प्रोजेक्ट ABCD ये मैंने वर्टिकल जो लिया, इसमें मैंने प्रोजेक्ट्स को वर्टिकली ले लिया, हॉरिजॉन्टली नहीं। यहाँ पर ABCD नीचे आप जो देख रहे हैं वो देख लीजिए। एस्टिमेटेड डिस्काउंट रेट मैंने 12% लिया है, आप 10 भी ले सकते हैं, 5 भी लेकर दिखा सकते हैं एग्जाम्पल में, बस कैलकुलेशन ठीक करके आपको दिखाना है। और इन्वेस्टमेंट 50,000 मैंने लिया है कि हमने 50,000 चारों प्रोजेक्ट में बराबर रखा है। अगर लगाया है तो प्रोजेक्ट ए हमको टोटल कितना दे रहा है, प्रोजेक्ट बी कितना दे रहा है, सी कितना दे रहा है, और मार्केट वैल्यू जो है वो 12% ही हमें कम करके दिखाना है, तो फिर कितना होगा वो देख लीजिएगा। ठीक है, कैलकुलेशन उस पर्टिकुलर मेथड में हम टोटल करके डाल सकते हैं, जो मैंने अभी पढ़ा ऊपर ये फॉर्मूला जो मैंने आपको दिया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइडेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। ठीक है, या इन फिगर्स को इफ यू वांट टू मॉडिफाई, इफ यू वांट टू चेंज एज पर यू कैन डू दैट। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हम पढ़ लेते हैं इसका। सॉरी। सो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कंसिडर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मैंने आपको बताया ये भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है क्योंकि मॉडर्न टेक्निक है। तो डिस्काउंट, तभी हमने डिस्काउंट रेट रखा है यहाँ पे। डिस्काउंट रेट का मतलब ही ये है कि टाइम वैल्यू हम रख रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं कि मनी विल ऑब्वियसली लूज इट्स वैल्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। देन इट ऑल्सो एनालाइजेस, इट ऑल्सो कंसिडर्स ऑल यूनिट्स ऑफ द कैश इनफ्लोज द एंटायर लाइफ। ये मैंने बताया था अभी पिछले वाले एनपीवी में भी कि सारे ही कैश इनफ्लोज को हमें कंसिडर करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ 2-3 साल का इनफ्लोज देखेंगे। गिव मी अ मिनट, हाँ, एक्सक्यूज मी प्लीज। Okay, so it considers all the cash inflows of the entire life, यानी कि प्रोजेक्ट अगर 5 इयर्स के लिए है या जो भी लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज 5 इयर्स, 10 इयर्स, 7 इयर्स, तो टोटल ही करके हमने लेना है और सबका प्रेजेंट वैल्यू करके लेना है। इट ऑल्सो मेक्स द राइट indicates a different amount of cash outlay of the different project. अगर हम किसी भी डिफरेंट मतलब जो हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी मैं अगर प्रोजेक्ट्स में डिफरेंट हम लोग अमाउंट को इन्वेस्ट कर रहे हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में डिफरेंट अमाउंट, यानी कि अगर हमें 5 मशीनरीज ही ले रहे हैं हम जो कंपैरिजन के लिए है, या 2 ले रहे हैं या व्हाटएवर ले रहे हैं, तो हम उसमें अगर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आउटले, कैश आउटले का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। कैश आउटले इज द अदर टर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट जो हम कर रहे हैं, द आउटले और द आउटफ्लो। तो वो अगर डिफरेंट है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, तो भी हम इसमें एनालाइज करके पीआई के थ्रू हम कंपैरिजन कर सकते हैं। It also ascertains the exact rate of return of the प्रोजेक्ट। ठीक है, लेकिन डिसएडवांटेज इसका एक तो ये है कि वही डिफिकल्ट टू एनालाइज द डिस्काउंट रेट, और दूसरा ये है कि अगर ये प्रोजेक्ट्स जो 2 प्रोजेक्ट्स या 4 प्रोजेक्ट्स जिसमें भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं पीआई के थ्रू, इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर वो प्रोजेक्ट का लाइफ सेम नहीं है तो कंपैरिजन नहीं हो पाता, उतना क्लियर नहीं हो पाता जैसे कि हो सकेगा अगर हम वो सारे प्रोजेक्ट्स जिनका ड्यूरेशन सेम है अगर हम उनको कंपैरिजन करते हैं। ये कुछ प्रोजेक्ट्स 10 ईयर्स की अगर लिए हैं और दूसरे प्रोजेक्ट्स को हम कंपैरिजन कर रहे हैं पीआई के थ्रू ही और वो 5 इयर्स के हैं, तो उनका कंपैरिजन कैलकुलेशन में थोड़ा डिफिकल्ट होगा ही होगा। हो सकता है +1 दोनों में आ जाए, लेकिन एक प्रोजेक्ट का +1 का मतलब कुछ और हो, एंड देन जिसका शॉर्ट ड्यूरेशन है उसका +1 का मतलब शायद ज़्यादा बेटर हो, ये भी हो सकता है। तो वो कंपैरिजन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा अगर प्रोजेक्ट्स की डिफरेंट
मतलब वो है, लाइफ स्पैन डिफरेंट है. Then the third and the last method of capital budgeting is IRR, internal rate of return. ये लास्ट मेथड है, अदरवाइज भी और मॉडर्न मेथड का भी लास्ट मेथड है. सो दिस इज द थर्ड मेथड ऑफ द मॉडर्न टेक्निक और द मॉडर्न मेथड्स ऑफ द कैपिटल बजटिंग. जो हम पढ़ रहे होते हैं, आप प्लीज जो भी कुछ हम पढ़ रहे होते हैं, जहाँ तक भी हम पहुँच गए होते हैं, आप प्लीज जो टॉपिक मेन टॉपिक है तो उससे डिबेट मत हुआ करिए और उससे कोशिश किया करिए कि रिलेट करने का कि हम क्या पढ़ रहे थे. हम कैपिटल बजटिंग पढ़ रहे थे, तो कैपिटल बजटिंग से इसका क्या रिलेशनशिप है. इन्वेस्टमेंट हमने पढ़ा, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस हमने पढ़ा इसी पर्टिकुलर टॉपिक में, तो उनका कैसे ये मेथड्स कैसे इसको कोरिलेट कर रहे हैं. ठीक है. इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये मैंने आपको वैसे भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी जब हमने कंसिडर किया था तभी मैंने आपको पढ़ाया था, बट वहाँ पर इसका डिफरेंट मीनिंग था. यहाँ पर हम कैपिटल बजटिंग इन्वेस्टमेंट के लिए बात कर रहे हैं, वहाँ पर हम एक पर्सनल लेवल पर इन्वेस्टमेंट के लिए बात कर रहे थे नॉर्मली. यहाँ पर हम एक बिजनेस में जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हमें मिल रहा है वो क्या, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे. सो हाउ इट हैपेंस इज दैट sorry, it uses the capital budgeting, it uses the measuring the profit of potential investments. मतलब हम इसमें एक्चुअल में ही कितना प्रॉफिट होगा हमें किसी भी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को करने से, हम उस प्रॉफिट को ही मेजर कर रहे हैं इसमें. जो भी हमारे पास पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट्स कौन सी हो गई, मतलब जिन भी इन्वेस्टमेंट से हमको कुछ भी बेनिफिट मिलने वाला है, कोई भी इन्वेस्टमेंट से हमको कुछ भी बेनिफिट मिलने वाला है, दैट आर our potential investments. So basically internal rate of return is a discount rate. ये basically एक रेट बता रहा है हमको, हमें एक रेट बता रहा है ना, डिस्काउंट रेट that makes the net present value of all the cash flows from a particular project equal to 0. मतलब हम इस पर्टिकुलर मेथड से वो डिस्काउंट रेट डिटरमाइन कर रहे हैं. इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज दैट रेट ऑफ रिटर्न, that rate of return basically that is a discount rate that makes the net present value of all the cash inflows. समझिए दोबारा से, net present value of all the cash inflows, जो भी annual cash inflows हमारे पास प्रोजेक्ट में अंदर आ रही हैं, उन पर्टिकुलर कैश इनफ्लोस को का वैल्यू जीरो करने के लिए हमको कितना डिस्काउंट रेट रखना पड़ेगा इज व्हाट IRR इज. कौन है वैसे, इसे मैनेज कौन करता है, कौन है इसका व्यक्ति? तो मैंने भी देखा है विप्लव सेन ने अपने नाम से निकाला हुआ है, तो इसमें इसके अटैचमेंट क्रिएट करना है. तो मैं इसीलिए पूछ रही हूँ मुझे. IRR is that rate at which sum of discounted inflows equals the sum of discounted cash outflows. ठीक है. जितनी भी इनफ्लो आई है हमारे पास, 5 आई हैं, 10 आई हैं, उसका टोटल करके 50,000 आ रहा है और हमने इन्वेस्टमेंट भी 50,000 की ही की थी. तो वो किस हिसाब से हम कौन सा क्या रेट रखें, डिस्काउंट रेट क्या रखें जो कि हमारे लिए आउटफ्लो और इनफ्लो को बराबर कर दे, दैट रेट इज बेसिकली इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. ये IRR हमको डिस्काउंट रेट कैलकुलेट करने में हेल्प करता है. जो हम ऊपर वाले दो मेथड से हमने डिस्काउंट रेट लिया था ना, एक में 10% और एक में 12% लिया, वो हमने अज्यूम कर लिया. तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है ये हमको वो रेट को, डिस्काउंट रेट क्या रखें को डिटरमाइन करने का हेल्प कर रहा है. गॉट इट. इसका फॉर्मूला ये है, हम उसमें एक दो अज्यूम करते हैं कि लोवेस्ट ही हो सकता है और हाईएस्ट ही हो सकता है. PI P2 हमने उसका नाम, P1 P2 हमने उसको दे दिया है, लोअर रेट और हायर रेट एंड लोअर डिस्काउंट रेट and actual investment. This particular formula how we have to calculate the discount rate, वो discount rate इस तरह से हम calculate करेंगे. This formula you have to remember and as it is you have to put the formula in your exam also. L की जगह आप कुछ और लेना चाहते हैं, L की जगह LD लेना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं. P1 की जगह P0 P2 करना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं वो आप इसमें फॉर्मूले में वैल्यू कर सकते हैं. टर्म कुछ और लिख सकते हैं. D की जगह आप कुछ और लिखना चाहते हैं, DR करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं. बट उस पर्टिकुलर टर्म को नीचे इस तरह से एक्सप्लेन कर दीजिएगा इक्वल टू करके कि आप अपने फॉर्मूले में L की जगह LD लिख रहे हैं तो LD इज इक्वल टू लोअर डिस्काउंट रेट, PI इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू एट द हायर रेट. ठीक है. एक्चुअल इन्वेस्टमेंट डिफरेंस इन द रेट. प्रेजेंट वैल्यू एट द लोअर रेट क्या हो गया,
कि प्रेजेंट हमने एक्चुअल में जो इनफ्लो हुआ ठीक है, वो 50,000 था या 5,000 था या वट एवर हमने अर्न किया, लेकिन जो हमारा डिस्काउंट रेट है उसके हिसाब से हम क्या कर रहे हैं वैल्यू, जो हमारी कम करने के बाद कितनी वैल्यू हुई, हाई जो थी तो कितनी थी, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हमने कितने का करा, यानी कि 50,000 की मशीनरी खरीदी तो वो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हो गया। डिफरेंस इन द रेट, ये जो लोअर और हायर रेट हम एज्यूम कर रहे हैं दो, सपोज 10 और 5 रखते हैं, तो 5 विल बी द डिफरेंस इन द रेट ऑफ द, ठीक है, ये परसेंटेज में देंगे। रेट्स जो है, रेट विल ऑलवेज बी इन द परसेंटेज, दैट इज इनटू 100। ठीक है, ये एक इलस्ट्रेशन आप इस तरह से दिखा सकते हैं कि लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट तीनों प्रोजेक्ट्स में बराबर लिए हमने, 10,000 रुपये इन्वेस्ट करा और इस तरह से हमारे पास आया 2,000, 3,000, 3,000 एंड दीज आर दी डिफरेंट नंबर ऑफ ईयर्स, 4 ईयर्स में हमको इतना एनुअल कैश इनफ्लोज हुआ। नाउ through the process of IRR or through that formula, how we will identify that what would be the discount rate we should put, so that these all total earnings 2 plus 3 plus 3 plus 4 gives you the sum of, gives you the total sum is equal to 10,000। ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी पढ़ लेते हैं हम, उसके बाद हमारा कैपिटल बजटिंग कंप्लीट हो जाएगा। मुझे 1 मिनट दे दीजिए, मैं आपकी अटेंडेंस पिक कर लेती हूँ। ओके, तो डिसएडवांटेजेस हैं आईआर की, ये भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी ले रहा है। ऑल कैश इनफ्लोज आर इक्वली इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिस्काउंटेड वैल्यू हम ले रहे हैं। यूनिफॉर्म रैंकिंग है, मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स, नो नीड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, डिस्काउंट रेट कैलकुलेट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर मेथड से, है ना। डिसएडवांटेजेस ये हैं, टू अंडरस्टैंड आईआरआर इज डिफिकल्ट। आईआरआर को अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि हम इसको एक तरीके से कैपिटल बजटिंग की टेक्निक तो कह रहे हैं, बट हम कैलकुलेट डिस्काउंट रेट कर रहे हैं इस मेथड से, डिस्काउंट रेट का, सो दैट वी कैन जस्ट शो दैट वॉट एवर आर अर्निंग्स आर इक्वल टू आर इन्वेस्टमेंट्स। इट इज नॉट हेल्पफुल फॉर कंपेयरिंग टू डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स। डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स को, यानी कि दो प्रोजेक्ट्स को कंपैरिजन करने में ये हेल्प नहीं करता, क्योंकि हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं प्रॉफिट का, हम डिस्काउंट रेट निकाल रहे हैं। अनरियलिस्टिक अजम्पशन है। अनरियलिस्टिक अजम्पशन समझ में आया क्यों है, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से ये दिखाने की कि हमारी जो अर्निंग्स हैं और जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो बराबर हो जाए। दिस मेथड इज एक्चुअली यूजिंग टू मैनिपुलेट सर्टेन थिंग्स में भी आप ये बोल सकते हैं। अनरियलिस्टिक अजम्पशन है क्योंकि कंपनी ये दिखाना चाहती है, देखो हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ये है, आईआरआर इंटरनली जो हम जिस रेट ऑफ रिटर्न से प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वो हमारा आईआरआर ये है, इस वजह से हमारा जो प्रॉफिट हुआ ये हुआ, हमारी इस प्रॉफिट की वैल्यू को इतना हमने कम करके दिखाया, वो इसलिए दिखाया सो दैट दे डू नॉट वांट टू शो दी प्रॉफिट मच। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दिखाना चाहती, तो दिस पर्टिकुलर अप्रोच इज समहाउ अनरियलिस्टिक या बेस्ड ऑन दी अनरियलिस्टिक assumptions। ओके, रिस्क एनालिसिस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करवाऊंगी। अभी जो हमने कवर किया है, इफ आई गो टू दी फर्स्ट स्लाइड, ओवर हो जाएगी मीटिंग हमारी कभी भी। कैपिटल बजटिंग और उसके मेथड्स हमने कवर कर लिए हैं। अब रिस्क एनालिसिस, रिस्क को कैसे एनालाइज करें हम कैपिटल बजटिंग, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बाय।